द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नए सदस्य के रूप में बी गोपीनाथ कृष्णन जी ज्वाइन किए हैं, उनका स्वागत है। अन्य सदस्य हमारे जो पुराने हैं, पिछले सत्र में थे, उनका सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारा तुल्यता सिद्धांत क्या है। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत था और ये सिद्धांत ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के सिद्धांत करस्पॉन्डेंस का जो सिद्धांत है, इंग्लिश में नाम है, उसको हम लोग सादृश्यता का सिद्धांत कहते थे। उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन मूल तत्व वही थे। और वो मूल तत्व निकले कहाँ से, हमने पहले बताया था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुष और यावंतः पुरुष तावंतो लोके। इस अवधारणा पर प्रोफेसर पार्क जेवू, जो कोरिया के दार्शनिक थे, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि यदि ब्रह्मांड की तुलना हम मानव शरीर से कर सकते हैं तो मानव शरीर में भी कोई उसके अंग हैं, उनके कोई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर पूरे शरीर की तुलना हम कर सके, सो दैट कि हमारा एनर्जी सिस्टम जिसको हम पूरे शरीर में खोजते हैं, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ने उसको पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर के माध्यम से खोजा था। हर शरीर को एक्यूपंक्चर करते थे। तो अगर हम उसको हाथों पैरों में कर दें तो क्या हमारी विधा सरल नहीं होगी? तो ये माइलस्टोन था, मील का पत्थर साबित हुआ यह सिद्धांत। और इससे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के चाइनीज दार्शनिक भी इस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली होगी, या इनको सफलता जल्दी मिल गई और इन्होंने एक सिद्धांत बना दिया। फायदा क्या हुआ? जो हम लोग सिर में कहीं, मान लीजिए सर में या कहीं इस भाग में या आंखों के भाग के आसपास हम लोग एक्यूपंक्चर नहीं कर पा रहे थे, वहां हम लोगों ने इसको अपने इसमें हथेली में, तलुओं में आसानी से कर लिया। ये फायदा था। इसी के आधार पर 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत आया, मतलब एक्यूप्रेशर के आधार पर और चाइनीज एक्यूप्रेशर के आधार पर और आयुर्वेद का सिद्धांत हम लोगों ने क्लब किया, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक अलग से विधा हुई। उसमें हम लोगों ने सादृश्यता सिद्धांत के स्थान पर तुल्यता सिद्धांत को दिया, थोड़ा सा उसमें डेविएशन किया, थोड़ा सा चेंज किया और एक सिद्धांत दे दिया। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीएचबी में मानव शरीर विज्ञान। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो दार्शनिक सिद्धांत है, मूलतः दार्शनिक सिद्धांत है, बाद में वो सिद्धांत जस्टिफाइड हो गए, लेकिन मूलतः आयुर्वेदिक सिद्धांत रहा हो, चाहे हमारा ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम का रहा हो, यह सब सिद्धांत जो है दार्शनिक सिद्धांत है। तो दर्शन ने क्या किया था? दर्शन ने किया था, मानव शरीर को देखा, फिर मानव शरीर के सूक्ष्म अवलोकन से ये उसके अंदर की तह तक जाते रहे और ये जान गए कि शरीर के सबसे छोटा अंग कहां पर है और अब छोटे अंग में क्या करना है। यानी हम लोगों ने मानव शरीर से शुरू किया, पूरी बॉडी से शुरू किया, फिर हम लोग और अंदर चले गए और ऑर्गन सिस्टम में चले गए, जिसको सिस्टम कहना चाहिए, फिर हम लोग ऑर्गन में चले गए, फिर हम लोग टिश्यू में चले गए, जिसको मॉडर्न साइंस ने कहा, टिश्यू से फिर हम सेल में चले गए। अल्टीमेटली हमको सूक्ष्म बिंदु था सेल। इसकी खोज हमने मन से जाना हो या अपने त्रिकालदर्शी सिद्धांत से जाना हो, यह दार्शनिक सिद्धांत था। मॉडर्न साइंस ने क्या किया? मॉडर्न साइंस ने किया सेल, उन्होंने कहा कि सबसे सेल को कहा उन्होंने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, यहां से शुरुआत किया। तो फिर कहा कि अगर कई सेल मिलकर के एक टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू बनाएंगे, कई टिश्यू मिलाकर एक ऑर्गन बना देंगे और कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बना देंगे और कई सिस्टम मिलकर के एक बॉडी बना देंगे। ये दिस इज द कंसेप्ट। तो जो अंदर से बाहर की स्टडी है वो वास्तव में मॉडर्न साइंस की स्टडी है, जो बाहर से अंदर की स्टडी है वो दार्शनिक सिद्धांत की स्टडी है। तो हम लोगों ने दोनों को पढ़ने का प्रयास किया है कि दोनों को हमको समझना है। हम लोग एक जो मॉडर्न साइंस का यानी मानव शरीर का जो मतलब फिजियोलॉजी की सबसे पहली दशा है, उस पर हम लोग
चर्चा करने जा रहे हैं। होम्योस्टेसिस, ठीक, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। किताब यही है। तो जब डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा था, इकोलॉजिकल बैलेंसेस के साथ साथ जैविक डेवलपमेंट हो रहा था, तो सबसे पहले एक सेल, क्योंकि सेल को कहा हमने पहले, सेल किसी बता दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो जब सेल ही सबसे अधिक, एक स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी सबसे छोटी यूनिट है, तो अगर एक सेल का भी कोई जीवित प्राणी है तो वो सारे फंक्शन कर पाएगा। यही तो इसका अर्थ हुआ। हम करोड़ों सेल को लेकर के जिंदा है, तो लेकिन एक सेल वाला भी तो काम, वही काम करेगा जो हम काम करते हैं। तो ऐसा ही पृथ्वी में जब शुरू हुआ तो सबसे पहले एक सेल का अमीबा पाया गया। तो अमीबा में एक सेल था। वो अमीबा वो ही सब काम करता था। कौन सा काम करेगा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कोई भोजन लेते हैं, करते हैं ना, पहले हम सांस लेते हैं, तो पहला हमारा काम है रिस्पिरेशन। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यानी जीवन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है उसको लेते हैं और एक चीज बाहर निकाल देते हैं जो हमारे लिए वेस्ट है। तो ये श्वसन जो है एक सेल का प्राणी भी करेगा, क्योंकि उसके बाद सेल है, सेल का काम वही है। हमारा सेल ही तो काम कर रहा है, अल्टीमेटली काम तो सेल कर रहा है, भले बॉडी बड़ी हो लेकिन सेल काम कर रहा है। तो एक श्वसन जो है, रेस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन दोनों मिलकर रेस्पिरेशन कहलाता है। एक्सपायर माने पहले लेना सांस और सांस छोड़ना, दोनों कॉम्बिनेशन है रेस्पिरेशन। तो ये वो भी कर रहा था अमीबा। फिर डाइजेशन, माने हमने कोई चीज भोजन लिया, वो भोजन बड़े टुकड़ों के रूप में रहा, उसको छोटे टुकड़ों में विभाजित किया नट शेल में, और उसके बाद उसको वो पाचन माने उसको एब्जॉर्ब किया। ये भी आगे हो, एब्जॉर्प्शन हुआ। जब एब्जॉर्ब कर लिया तभी पाचन होगा। अगर हमने भोजन के टुकड़े खाया, हम बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लोग फैट लेते हैं और हम लोग प्रोटीन लेते हैं, लेकिन इनसे बनाते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं अपना, हमारा शरीर कुछ बनाता है तभी तो करता है। तो उसको एब्जॉर्ब करता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड के रूप में, जो फैट होता है वो फैटी एसिड के रूप में, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है इन्हीं दांतों के माध्यम से और अपने सिस्टम के माध्यम से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जब ये पूरा हो गया तो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तब डाइजेशन हमारा पूरा हो। तो ये डाइजेशन वो भी कर रहा था, अमीबा भी कर रहा था। फिर जब जैसे कोई आपने देखा होगा कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई चीज बन रही है, तो बनने के बाद उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। हम लोग जानते हैं कि कोई जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसका दो काम होगा, एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोसेस में, और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो तीन दशाएं हैं, एक प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट और एक वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना है। अगर नहीं निकलेगा, जैसे घर में है, आपने जो बचा खुचा खाना है, कुछ है, कोई वेस्ट चीजें हैं वो आपने रख दिया, अगर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो सड़ांध हो जाएगी, आप घर में रह नहीं पाएंगे। वैसे ही उसको भी एक्सक्रीशन करना है। अगर एक्सक्रीट नहीं करेगा तो अनुपयोगी तत्व जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वो शरीर के अंदर रह जाएंगे और उसका जीवन काल घट जाएगा। तो ये वाला वो भी कर रहा था, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, हर जीव की एक ये सिस्टम है कि वो चाहता है कि अपने जैसा ही कोई अपनी जाति, जो जाति माने अपनी स्पेसी, वो जीवन भर चलती रहे, आगे कालांतर में चलती रहे। इसके लिए वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसा एक कुसर तैयार करता है। तो यही वो भी कर रहा था, अमीबा भी कर रहा, हम भी कर रहे हैं। संवेदी, सेंसिटिविटी, अगर आप बाहरी काल के साथ, ठंडक, गर्मी, जाड़ा, व्यक्ति का आक्रमण,
इन सब के प्रति संवेदनशील नहीं है। दया दया माया ममता, ये सब चीजें ऐड कर लीजिए उसमें। बाहरी संवेदना के अंदर के उसमें सेंसिटिव नहीं है, तो आप जीवित नहीं है, मतलब जीव नहीं है, जीव के रूप में आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो आपको सेंसिटिविटी चाहिए। आप ठंडक लगे तो कंबल ओढ़ लीजिए, गर्मी लगे तो कपड़े कम कर लीजिए, ये सब सिस्टम है। तो ऐसे ही उसी तरह अगर कोई रो रहा हो तो आपकी पीड़ा होनी चाहिए। ये सब चीजें मतलब शरीर और मन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है वो भी है। कोई बाहर उसको आक्रमण करे तो अपने को, वो आक्रमण से बचाना चाहता है अपने को, पहले बचाएगा फिर आक्रमण भी कर सकता है। तो ये सेंसिटिविटी है। तो वो सेंसिटिविटी भी उसमें थी, हमें भी है। तो ये कहा गया कि जो उसका जिस जगह रहता था वो समुद्री जल था, उसको लोगों ने बाहर निकाल लिया, टेस्ट किया गया, बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालने पर हुआ कि वो मरने लगा। तो ये हुआ कि अरे हमने सारा तो एटमॉस्फेयर दिया है, जैसे हम एटमॉस्फेयर ले रहे हैं वैसे अमीबा को दे रहे हैं, तो वो मर क्यों गया या मरने क्यों लगा, उसका जीवन काल घटने क्यों लगा। तो यही पाया गया, यहीं से सिद्धांत निकला होम्योस्टेसिस का सिद्धांत। होम्यो माने स्टेसिस माने स्थिर, और होम्यो माने समान। तो समान रूप से स्थिर क्यों है, कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो यानी ये माना गया कि अमीबा उसका जो वातावरण है वो तो एक सेल का है, तो एक सेल में है, और उसके बाहरी चारों वातावरण क्या है, उसका समुद्री जल। तो उस जल और उसके समुद्री जल और उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप है कि अगर उस रिलेशनशिप से उसको बाहर निकालेंगे तो मर जाएगा, या जल्दी जल्दी मर जाएगा। बस या तो तुरंत मर जाएगा या बाद में मरेगा, लेकिन जल्दी मरेगा, जीवन काल घटेगा या वो मर जाएगा। ऐसे ही ये कहा गया कि अगर हम अपने हमारे क्या है, हमारा कई सेल है, मल्टी सेलर है, हमारे पास करोड़ों सेलों बने हुए हैं। तो करोड़ों सेलों को एक इकाई मान ले हम लोग, तो हमारे बाहरी वातावरण में क्या है, हवा है, गर्मी है, पानी है, ह्यूमिडिटी है ना। इन सब चीजों के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने को एडजस्ट करते हैं। तो जैसे अमीबा समुद्री जल से बाहर निकालने पर मरने लगा था, ऐसे ही अगर हमको अपने वातावरण से, जो वातावरण हमारे पास मिला हुआ है, उस वातावरण से भिन्न वातावरण में ले जाया जाए तो हमारा जीवन काल घट जाएगा। यानी देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन योर बॉडी एंड योर एनवायरमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं पेड़ होने चाहिए, हम कहते हो कि पानी होना चाहिए, हम कहते हैं नदियां होनी चाहिए, हम कहते हैं कुआं होने चाहिए, हम कहते हैं सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए, हम कहते हैं हवा भी आनी चाहिए। ये सब क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा जीवन घट जाएगा। तो ये कहा गया कि इंटरनल एनवायरमेंट, हमारा इंटरनल एनवायरमेंट हमारे शरीर में है और एक्सटर्नल हमारे बाहर, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। इसको होम्योस्टेसिस कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि जो हमारा शरीर है, कोई भी शरीर, चाहे वो एक सेल का हो चाहे मल्टी सेलर, वो शरीर जो है वह अपने बाहरी वातावरण के साथ, हमारे शरीर की मशीनें, हमारे शरीर में मशीनें है ना, सारे उसको मशीनें मान लीजिए, सिस्टम है तो मशीनें हैं, डाइजेशन की मशीन है, रेस्पिरेशन की, सबकी मशीन है। तो ये जो मशीनें हैं ये क्या कर रही हैं, ये बाहरी वातावरण के साथ तादाद में स्थापित करती है, अपने को बैलेंस करती है, और बैलेंस करने पर ये उस एनर्जी को, उस वातावरण की एनर्जी को अपने में एडजस्ट करती हैं। अगर ये एडजस्ट ना कर पाए तो नहीं रहेंगी, मर जाएंगी, और अगर ये एडजस्ट कर रहेंगी तो सफल हो जाएगा, तो आपका जीवन हो जाएगा। यानी होम्योस्टेसिस कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये शरीर के अंदर की ऐसा इंटरनल एनवायरमेंट, अपना इंटरनल मैकेनिज्म है शरीर का, कि वो बाहरी वातावरण के साथ एक तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है, और यदि वह इस तादाद में स्थापित करने की कोशिश में सफल हो जाता है तो उसका जीवन है, और यदि वो सफल नहीं होता तो वो बीमार होगा या मर जाएगा। दिस इज सेड टू बी होम्योस्टेसिस। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। केवल सिद्धांत आया था
पहले इसको एक्सटर्नल मैल्यू और इंटरनल मैल्यू के रूप में लिया गया था, लेकिन शायद 1932 के आसपास होम्योस्टेसिस के सिद्धांत आया, तो वो ये 1932 का सिद्धांत है। आप याद करिएगा आप लोग, 1932 के आसपास ये सिद्धांत है। हम लोग कब से बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की बात, कोई बताना चाहेगा? हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बोलिए गोपीनाथ जी, आप बताना चाहेंगे? हम लोग कब से बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की? ये तो 1932 से बात कर रहे हैं। हम लोग तो अनंत काल से कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि पेड़ों की पूजा करिए, हम कह रहे हैं कि अपने कुआं को पूजिए। याद करिए, कुआं हम लोग पूजते हैं, शादी के पहले कुआं पूजते हैं। हम लोग नदियों को माँ मानते हैं, गंगा माँ है हमारी। हम कहते हैं कि वृक्ष देवता है। हम कहते हैं पीपल के वृक्ष में हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। हम बरगद के पेड़ को धागा बांध देंगे, है? तो हम तो सूर्य देवता की आराधना करेंगे। हमारे पास सब, हम पत्थरों को तब पूछते हैं। पत्थर माने पाषाण, पाषाण माने पर्वत। तो यानी पर्वत भी तो है। पर्वत चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जंगल, वन, फॉरेस्ट, यही तो हुआ वृक्ष। तो इन सब की पूजा कर रहे हैं। यानी हम चाह रहे हैं, हम इवन नागों की पूजा करते हैं। हम नाग को दूध पिलाते हैं। हम पक्षियों की करते हैं। हमारे सारे देवी देवताओं के वाहन में देखिए, किसी का चूहा है, किसी का मयूर है, किसी का गरुड़ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ, यही होम्योस्टेसिस था। हम पहले से मान रहे थे, जिसको कोई नहीं मान रहा था, जान ही नहीं रहा था। वो 1932 में जाना, तब वो उन्होंने सिद्धांत शुरू किया। हम तो पहले से बात कर रहे थे। क्लियर? आगे चले। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जलमग्न है। तो ऐसे ही मानव शरीर का भी 60% भाग तरल है। जल भले नहीं है, तरल है। जल माने, जल तो शुद्ध जल की बात हुई, लेकिन तरल के रूप में है। और 40% हमारे घुलनशील तत्व हैं, जिनमें कार्बनिक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड है, और एक में कार्बनिक अकार्बनिक है। मतलब एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, ये दोनों है। ठीक? तो हम अपने शरीर को यदि एक सेल मान लें तो क्या है? बाहरी वातावरण में हवा है, एनवायरमेंट है, और अंदर में मेरा अंतर वातावरण है, जिसमें हमारे अनेक सेल हैं। तो सेल के अंदर भी क्या है? अनेक सेल है। ऐसे सेल है, एक सेल, दो सेल, ऐसे जोड़े हुए हैं। तो ये सेलों में क्या है? सेल के बाहर भी जल है, मतलब तरल है, और सेल के अंदर भी तरल है। सेल के अंदर तरल, सेल के बाहर तरल। तो वही उनको दो कंपार्टमेंट की बात कही कि अगर हमारा 70 साल का कोई व्यक्ति हो, 70 वर्ष केजी का, तो उसका 6 से 42 लीटर करीब तरल होगा। जल नहीं होगा, तरल होगा। उस 42 में 2/3 जो है वो हमारे किसमें होगा? अंतः, जो अंदर सेल के अंदर होगा तरल, और सेल के बाहर तरल 20% होगा। मतलब 40% होगा। 60%, 40%, ये रेशियो, 2/3, 1/3, ये रेशियो है। तो उसी को उन्होंने बताने की कोशिश किया। अब जो अंदर और बाहर तरलों की बात कर रहे हैं, अब क्या है? बाह्य कोश का, मतलब बाह्य कोश का माने इसको बोलते हैं ईसीएफ। ठीक है? ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आईसीएफ। आईसीएफ माने इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। दो कंसेप्ट हो गए, एक कोश सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो है वो आईसीएफ, सेल के बाहर जो ईसीएफ। तो इसमें क्या है? तरल है क्या? तरल में रक्त है, ब्लड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जैसा ब्रेन बनता है, जैसा ब्रेन में रहता है वो बनता रहता है, और वो बाद में उसको निकलता भी रहता है। तो यानी लिम्फ भी है। लिम्फ एक सिस्टम है। लिम्फ में हम जानते हैं, लिम्फ एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा डिफेंस में भी काम करता है, और उसके साथ साथ जहां वो वेनस सिस्टम के साथ वेनस सिस्टम के पैरेलल चलता है, उसी के साथ चलता है। आर्टीरियल सिस्टम जो आर्टरी से जाता है वो वाला सिस्टम नहीं है, वो उल्टा ही है। वो शरीर से हार्ट की ओर ले जाता है, वो हमारा लिम्फ सिस्टम है। स्पाइनल फ्लूइड हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, जो पुरुषों में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव, जो इंडोक्राइन सिस्टम है उनका भी जो हो, ये सब पाचक ग्रंथियां जो एंजाइम्स वगैरह क्रिएट करती हैं, वो सब, जूस वगैरह। नासिका स्राव, नाक से निकलने वाला। लेक्राइमल, आंखों से निकलने वाला।
यूरिन और साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जोड़ों में होता है, ये सब शामिल है। ये मतलब पूरे तरल की बात कर रहे हैं, तो तरल है, जल कहीं नहीं है। ठीक है, तो जल कहीं नहीं है। अगर जल आप पीते भी है तो उसमें कुछ साल्ट घुले हुए हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन है, ये सब हैं, तो वो सब जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसी तरल कहा गया। तो उन्होंने कहा, ये किताब में कह रहे हैं देखिए, कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हमने आयुर्वेद में कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से निर्मित बना हुआ है, पंच तत्वों से, यानी पंच महाभूतों से। वैसे उन्होंने कहा देखिए वही पंच महाभूत है। कैसे? उनका ऑक्सीजन 62% है, कार्बन जो है 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और मेटल 7%। तो 5 तत्व यहां भी हो गए। तो जैसे 5 तत्व बने हुए हैं, क्यों इन तत्वों को हम पूरे सारे तत्व, करोड़ों तत्व हो सकते हैं, लेकिन उन तत्वों की जो केमिस्ट्री के आधार पर, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको इन बड़े भागों में बांट सकते हैं, पंच तत्वों में। वो बात है। उसी तरह इन्होंने बांट दिया उसको। तो ऐसा उन्होंने कहा कि अकार्बनिक तत्व जो 40% बताया था ना, कि 40%, 60% जल है, तरल है, और 40% हमारा कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों का है, उसका इन्होंने बताया कि 40% में 33% कार्बनिक है और 7% हमारे अकार्बनिक है। तो यहाँ मुख्य रूप से क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये उन्हें कार्बनिक कहा। और अकार्बनिक में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सारे, सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम सल्फेट हो, कैल्शियम फास्फेट हो, आयरन, सब बाइकार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, सब सारे चीजें आप जो है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, मैंगनीज, कोबाल्ट वगैरह सब ये है। तो ये उन्होंने कहा कि कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं हो जो ब्रह्मांड में हो और शरीर में ना हो। ये वहीं से तुलना किया कि जो भी ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। ये भी वही बात कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि आगे पढ़िए, प्रोटीन मानव शरीर की ईंटें हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है तो ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कहीं करना होगा शरीर में, कोई भी सेल का, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, कोई ऑर्गन का तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वही बिल्डिंग मटेरियल, जैसे बिल्डिंग में मटेरियल के बिना, जैसे ईंटें, उसमें सीमेंट, बालू, ये सब चीजें ना हो तो बन नहीं पाएगी, वैसे ही बिल्डिंग मटेरियल हमारा प्रोटीन है। फिर फैट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ईंधन है, फ्यूल है, वो बर्निंग के लिए। पहला जैसे आपका बिना गैस के आपका कोई खाना नहीं बन सकता, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के बिना कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। खाना एनर्जी है ना, जब आप खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। वो नहीं होगा तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। फैट क्या है? फैट उन्होंने कहा कि ऊर्जा का संचित भंडार है, फिक्स डिपॉजिट है, आपने उसको डिपॉजिट कर रख दिया, अब जब आवश्यकता पड़ी तब तो आपने इसको निकाल लिया। लेकिन अगर आपने इतना अधिक संचित कर लिया है वसा, फैट, कि वो बिल्कुल ब्लैक मनी की तरह है, तो आप उसको चाह के भी नहीं निकाल सकते। ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम छापे पड़ेंगे, और अल्टीमेटली वो या तो अंदर रहेगा, वहीं मर जाएगा, वहीं हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। तो इसलिए इनको कहा कि फैट को उतना यूटिलाइज करिए जितना आप पचा सके, फैट आए और उस फैट को बर्न कर सके, उतना ही फैट लीजिए। इतना फैट मत लीजिए कि आपका आकार बढ़ने लगे, और वो हम लोग आकाश बढ़ने की बात करें, आकार बढ़ जाएगा तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको अदनान सामी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिया उन्होंने। आप इसको केवल सूत्र के रूप में रखिए, काले धन की भांति मोटे लोगों के भंडार में बंद रहता है, फिर वो ऑपरेशन से ही ठीक होता है, क्योंकि अपने आप बर्न नहीं हो सकता, वो जैसे लोहा हो जाता है वैसे हो जाता है। अकार्बनिक तत्व, अब देखिए इनऑर्गेनिक की विशेषताएं समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि ये नोट कर लीजिएगा, अकार्बनिक तत्व, जो लोग एग्जाम देंगे वो नोट कर लेंगे, अकार्बनिक तत्व शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में
जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो अकार्मिक तत्व शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते हैं, किंतु इनकी उपयोगिता कोशिका के अंत और बाह्य वातावरण का निर्माण करने में है। एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम ये अकार्मिक तत्व करते हैं। ये खर्च क्रियाओं में काम दे या ना दे, लेकिन इनकी उपयोगिता कितनी अधिक है कि आपका मन ठीक रखते हैं, आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं और जीवंत स्वरूप वाइटलिटी जो है प्रदान करने का काम यही कार्बनिक तत्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया है, दोनों को लीजिएगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। घर में गोद का शिशु घर के वातावरण को सक्रिय बना रखता है। एक गोद का शिशु 20 आदमियों को दौड़ाता रहता है, खुद नहीं थकता, 20 आदमी थक जाते हैं। ये वो है, तो क्या करता है, वो आपको जीवंत बना रखता है। वो छोटा बच्चा है, वो आपको 20 लोगों को नचाता रहता है, खुद जीवंत बना रहता है, आपको भी जीवंत बनाता है। ये उसका है। तो ये अकार्मिक तत्वों की विशेषताओं के बारे में कहा है। अब इनके तत्व के 2 शाश्वत गुण है। क्या है? तत्व अविनाशी है। ये हम लोगों ने फंडामेंटल सिद्धांत कहा था कि कोई मैटर, कोई एनर्जी नष्ट नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। तो यही तत्व अविनाशी है, रूप बदल सकता है। ये कोई एलिमेंट नष्ट नहीं हो सकता, उसका रूप बदल जाएगा। तो उसकी जो अंदर की जो एनर्जी, उसका रूप बदल जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनेगा, तीनों मिला के। लेकिन ग्लूकोज की अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बन जाएगा। तो यानी फॉर्म बदल जाएगा, नष्ट नहीं होता है ना। वो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और नष्ट की जा सकती है, बस उसका रूप। नंबर 1। नंबर 2, जो तत्वों के घुलनशील गुण के कारण, जो अकार्बनिक तत्व है ये घुलनशील है। अधिकांशतः अकार्बनिक तत्व घुलनशील है सब। तो घुलनशील गुण होते हैं। तो क्या होता है, जब में घुलनशील होता है तो 2 तरह के होता है, आयनाइज हो जाता है। यानी एक आयन माने वो हुआ जिसमें विद्युत आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं। तो एक में प्लस हो जाता है, एक में माइनस हो जाता है। तो क्या होता है, अब ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, दे ऑलवेज मूव। क्यों? आयनाइज्ड है, स्थिर नहीं है, चंचल हो जाते हैं। अगर आप आयनाइज्ड है तो चंचल रहेंगे, अगर आयनाइज नहीं तो स्थिर रहेंगे। स्थिर रहने के लिए जैसे आपको कहा गया, मतलब एग्जाम्पल आप लीजिए कि जो कहते हैं कि नहीं कि होमो हेट्रो का कंसेप्ट आया था, वो छोड़ दीजिए उसको, कि जब आप एक परिवार में रहते हैं तो आप स्थिर रहते हैं, अकेले रहते हैं तो आप चंचल प्रवृत्ति के रहते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं। तो वैसे ही आयनाइज्ड है तो वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो अब मूवमेंट करने में क्या होगा, ये मूवमेंट ऐसे टकरा गए, ये मूवमेंट ऐसे टकरा गए, इधर से आए, क्योंकि कई हैं और वो आपस में घूमते रहते हैं तो टकराते रहते हैं। कैसे टकराते हैं? जैसे कोई अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा हो, कई व्यक्ति बंद हो, तो वो मूवमेंट जब भी करेंगे तो किसी से टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इट इज सेड टू बी ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि जब कभी आयनाइज्ड, अगर कोई पूछे तो बताना है आपको कि आयनाइज्ड जो कि हमारे जो भी तत्व है, अकार्बनिक तत्व स्पेशली, वो अकार्बनिक तत्व आयनाइज हो जाते हैं। जल में घुलनशील हो जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनका इलेक्ट्रॉन का ही अंतर होता है, ये आयनाइज हो जाते हैं। यानी एक में पॉजिटिव हो जाता है, एक में निगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो ये आपस में मूवमेंट लगातार करते रहते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। तो जैसे स्टिमुलेशन होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, तो जैसे ये टकराते हैं तो 2-4 आपस में टकराते रहते हैं। तो ये उसका, इस मूवमेंट को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया होगा, तो उनके नाम पर ब्राउनियन मूवमेंट कर दिया गया। कोशिकाओं के अंत बाह्य तरलों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अणु आयनिक नहीं है। इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनके नहीं होते हैं क्योंकि ये घुलते नहीं है। तो ये नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अकार्बनिक तत्वों की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। कोशिकाएं, देखिए एक कैरेक्टर और सुन लीजिए, कोशिकाएं इन कार्बनिक तत्वों को अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति चैनल से नहीं लेती हैं।
रक्त से जाता है, ये नेचर समझ लीजिए शरीर का और समाज का। हम धन खूब इकट्ठा करना चाहते हैं, वो कह रहे ना हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भंडार घर नहीं, हमारे पास कोई रखने का कोई साधन नहीं है। हम तो उतना लेंगे, थोड़ा बहुत ले लेंगे 2-4 महीने की के लिए, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये आप आवश्यकता से अधिक आपूर्ति नहीं लेती है। इनके भंडार में अलग अलग हैं, जहां शेष भाग संचित होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत जरूरत होती है, 2-4 दिन के लिए आवश्यकता है ले ले, लेकिन अधिक बड़ा भंडार गृह नहीं है तो अधिक नहीं लेती है। अकार्बनिक तत्वों की अंत, अब क्या होता है देखिए, अकार्बनिक तत्वों की, अब देखिए सेल के अंदर, सेल की स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सेल के बाहर है तरल, अंदर तरल। सेल के अकार्बनिक तत्वों की अंत बाह्य तरल में उपस्थिति, हमने बताया था ना कि अभी अकार्बनिक तत्व चंचल होते हैं, क्यों? आयनाइज्ड होते हैं, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। तो अंदर क्या स्थिति है, अंदर पॉजिटिव अधिक होते हैं, ये लिखा हुआ है, अंदर धनात्मक, बाह्य कोशिका तरल में, बाहर बाहर एक्स्ट्रा में, ईसीएफ में, ईसीएफ में पॉजिटिव आयन अधिक होते हैं और आईसीएफ में निगेटिव आयन अधिक होते हैं। तो जब भी निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो एक दीवार है, उस दीवार के बाहर जो है पॉजिटिव खूब है और अंदर निगेटिव खूब है, तो दोनों मूवमेंट करना चाहते हैं। अब कोशिका तरल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका में दरवाजे हैं, जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं वैसे वहां भी दरवाजे हैं। सबसे ज्यादा आदमी नहीं निकल सकता, लेकिन निकलने के दरवाजे हैं। तो उन दरवाजों से होकर मूवमेंट होता रहता है, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई बाहर गया, कोई 4 बाहर गया, 3 बाहर आ गए। तो ये जो एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको फिजिक्स की भाषा में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, चार डायरेक्ट, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये इनकी वजह से मूवमेंट होता रहता है कि वो उधर गया, उधर गया, वो उधर गया, उधर गया, क्योंकि आकर्षण होता रहता है। तो बाहरी अंतःकोश की तरफ में निगेटिव चार्ज आयन अधिक है, तो और बाहर पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिससे मूवमेंट होता रहता है। ये मूवमेंट की बात बता रहे हैं कि मूवमेंट जो है आपके अकार्बनिक तत्व अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी स्थिति ना आ पाए, लेकिन अगर ये बैलेंस फॉर्म में न हुए, तो ये इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है। 2 भाइयों का है घर, बंटवारा हो गया, एक के 6 बच्चे हैं, दूसरे के बाद 5-7 बच्चे हैं। तो ये बच्चे आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तब तक तो ठीक है, जब तक 5-6 बच्चे इधर आए, 5-6 बच्चे उधर चले गए, 5-6 बच्चे इधर, दोनों घर को मातामार ठीक है। एक घर में 12 बच्चे आने लगे, 12-13 बच्चे, दूसरे घर में बिल्कुल ना होने जगह, तो लड़ाई झगड़ा और पैदा हो जाता है कि हमारे सारे बच्चों को अपने यहाँ फोड़ लिया। ये जो कंडीशन है वही है कि ये जो है, अगर ऐसा होम्योस्टेसिस में हुआ कि एक बाहर अधिक आ गए या अंदर अधिक चले गए, तो ये होम्योस्टेसिस चेंज हो गया, बदल गया, ये बैलेंस नहीं रह गया। अगर ये बैलेंस नहीं रह गया तो क्या होगा, ये इसको कहा जाएगा डोनेंस, परिवार का समस्थानन बिगड़ने न पावे। अगर बिगड़ने न पाए, इसको बोलेंगे बैलेंस। ये इट इज सेड टू बी डोनेंस इक्विलिब्रियम। कि ईसीएफ और आईसीएफ में जो आयनाइज्ड आयन है, उनके बीच में ऐसी स्थिति होती है कि आते जाते रहते हैं और दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ होता है। एग्जैक्ट नहीं कि 5 एग्जैक्ट कभी नहीं होगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने लगेगा, थोड़ा बहुत अंतर के साथ बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस जब तक बिगड़ेगा नहीं, तब तक वो डोनेंस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और जैसे बैलेंस बिगड़ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या है कि उसके पहले हमारे शरीर का जितने होम्योस्टैटिक मशीनें हैं, वो चाहती है कि ये बैलेंस बिगड़ने न पाए, उसको अंदर बाहर करते, कहा यदि हो गया तो उसको बाहर भगा देंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये मशीनें इस सिस्टम को चेंज न कर पाए, तो बीमार पड़ जाएगा व्यक्ति। और अगर इस डोनेंस इक्विलिब्रियम को मशीनें हमारी बैलेंस कर पाए, तो शरीर स्वस्थ बना रहता है।
ठीक है, तो जैसे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म से खराब हो जाता है, बैलेंस नहीं मेंटेन होता, वैसे ही कोश का अस्वस्थ, और कोश का अस्वस्थ, सेल माने अस्वस्थ, तो सारा शरीर अस्वस्थ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब हमको थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा और बता दे। यहां तक कोई किसी को पूछना है, थोड़ा सा बताना हो, 10 मिनट का काम है। सर ये हिंदी में बताते जा रहे हैं ना, वो भी रिलेटेड टू फिजिक्स एंड सेल्यूलर थिंग्स व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन, उस टर्मिनोलॉजी भी हिंदी में बोल रहे हैं। तो सर्टेन थिंग्स जो हिंदी में जो पढ़ सकते हैं ना आपका ये डिस्प्ले में, ओनली दैट आई लिटिल आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। तो बाकी 80% जो आप बता रहे ना, जो हिंदी शब्द रहता है वो फिजिक्स का कुछ हाँ, तो वो मेन वही समझना, डोनेंस इक्विलिब्रियम समझना है, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट समझना है, इसमें होमोस्टैटिक मशीनें समझना है, बैलेंस करना, बैलेंस इज प्रोसेस, ईसीएफ आईसीएफ ये सब वही पॉइंट है। तो ये सब क्योंकि वो है, अब वो इंग्लिश में भी किताबें होंगी, उनमें किताबें हैं इंग्लिश में, आप उसको ले सकते हैं, वही चीजें आपको कंसेप्ट यही समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब और बात कर रहे हैं कि ये जो हम लोग कह रहे हैं हमारे शरीर में, जब कह रहे हैं हमारे ब्लड है, हम कह रहे हैं हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड लगभग कितना है, हम लोग मानते हैं कि लगभग 5 लीटर के आसपास माने जो ब्लड है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा बीपी कितना है, हम कहते हैं 120+/80, तो हम mmHg बोलते हैं, यानी हम कहते हैं डायस्टोलिक 80+-10 है और सिस्टोलिक हमारा 120+-10 है। तो ये हमारे पैरामीटर्स है, दे आर वेरिएबल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी। अब कैसे है, नंबर 1, आपको कितना आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो भी तय हो, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो टेम्परेचर है, ये जो प्रेशर है, ये जो हमारा क्या कहते हैं ब्लड का काउंट है, जो हमारा लिक्विड का काउंट है, लिक्विड का काउंट है, जो हमारा पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज सेड टू बी पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है, दैट शुड बी राउंड अबाउट 8, दैट शुड राउंड अबाउट 8। अगर ये सब चीजें पैरामीटर्स वेरिएबल हैं, इन्हीं को मेंटेन करना है, यही मेंटेन जो करना चाहती है, जो हमारे होमोस्टैटिक मशीनें हैं यही करना चाहती हैं। तो इसको अगर नहीं कर पाएंगी तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। अब कैसे करती है, तो अब इस करने का सिस्टम क्या है, ये सारे पैरामीटर्स जब बाहरी वातावरण होता है, बाहरी एनवायरनमेंट होता है, तो हमारे शरीर में रिसेप्टर्स है हर जगह पर। सर्दी ठंडक बढ़ी, रिसेप्टर्स जो है द्वारपाल जिसको कह सकते हैं हम लोग, गेटकीपर, तो गेटकीपर को रिसेप्टर कह दिया उन्होंने। रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने सूचना दे दिया हमारे, उसको कहा जाते हैं ब्रेन के स्पाइन के थ्रू ब्रेन चले गए, ब्रेन में चले गए, और ब्रेन में इन्होंने जाके इंफॉर्मेशन दे दिया कि ठंडक आ गई। अब ठंडक आ गई तो ब्रेन ने तुरंत कोई इंतजाम करेगा। तो ऐसे तो आपने ब्रेन दो तरफ कहा कि भाई कोट वोट पहन लीजिए, लेकिन ब्रेन इतना काम नहीं करता, वो अपने अपने आदेश को देता। तो इसको बोलते हैं ब्रेन इज सेड टू बी द इंटरप्रेटर, एनालाइजर, जैसे सीपीयू है, इट इज सीपीयू। उसने इंफॉर्मेशन दिया, हमने कीबोर्ड से डाला, उसने इंफॉर्मेशन दिया, सीपीयू में गया, उसने एनालाइज किया कि व्हाट वी हैव टू डू। अब उसने तमाम चीज़, कोट पहना दिया आपको, आप लेटे हुए तो कंबल उड़ा दिया, ये सारी चीजें किया, लेकिन उसके साथ साथ शरीर में भी कुछ किया। कोई हार्मोन सेक्रेशन हो गया, कोई सेल में कहा कि भाई आप जो है ठंडक बढ़ रही है तो जो आपका पोर्स है बॉडी के उनको बंद करें, मतलब अपने को अंदर की गर्मी को बाहर ना निकलने पाए इसके लिए प्रयास किया। तो ये जो चीजें हैं तो इसको कहते हैं फिर इफेक्टर्स को। तो 3 कंडीशन हुए, एक हुए रिसेप्टर, एक हुए इंटरप्रेटर जो एनालाइजर, और तीसरा हुआ इफेक्टर। तो जो उसने इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन दिया वो तो आपका
नीचे से ऊपर गई और उसने इंफॉर्मेशन दिया, ये रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन दिया जा करके, और ब्रेन ने इसको इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, और फिर ब्रेन ने एक ऑर्डर सबमिट किया, भेजा। वो ऑर्डर भेजा किसको? इफेक्टर्स को, चाहे किसी ऑर्गन को भेजा, चाहे किसी हार्मोनल सिक्रेशन को भेजा, एंडोक्राइन सिस्टम को। इन सब के माध्यम से उसने होम्योस्टेटिक मशीनों की सहायता लिया और आपके पीएच को, आपके टेम्परेचर को, आपकी बॉडी लीटर्स को, आपके लिपिड को, आपके ब्लड को, इनको सबको बैलेंस करने की कोशिश की। अगर ये नहीं कर पाया तो बीमार हो जाएगा, और अगर कर पाया तो सफल होगा। तो दिस इज सेड टू बी होम्योस्टेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके दो तरह से होते हैं, बस दो लाइन और, दो तरीके से होते हैं। एक होता है निगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज हुई, कोई इंफॉर्मेशन मिली, तो ब्रेन को गई, ब्रेन में जाती है ये हाइपोथैलेमस को, ये ब्रेन में जाती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ endocrine system, hypothalamus is the chief of autonomic nervous system। तीनों का चीफ है, सबसे बड़ा चीफ है वो। तो वो चीफ क्या करता है, वो कोई उसको मिला तो उसने क्या किया, अब कोई चीज उसने कही कि भाई ठीक है, ये चीज पहले से कह रखा उसने कि हमारा ये चीज, ये आदमी यहाँ पर रहेगा, या ब्लड इतना जाएगा, या इतना वहां पर टेम्परेचर रहेगा, सब कुछ बताया हुआ है। इसको जैसे ही कोई अधिक कम होने लगा तो इसको तुरंत जाएगा और इंफॉर्मेशन गया कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसने तुरंत टेम्परेचर घटाने वाली कारकों को तुरंत कहा। तो ये जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। दिस इज सेड टू बी निगेटिव फीडबैक। जो असंतुलित कोई चीज हो रही है उसको जो संतुलित करने का प्रयास कर रहा है वो निगेटिव फीडबैक। तो ये नॉर्मली हमारा अधिकांशतः 80%, मोर देन 80% शायद होता है, 80% से अधिक जो है हमारा निगेटिव फीडबैक के द्वारा होता है। मान लीजिए कोई सीक्रेशन बढ़ रहा है और उसने कहा पहले कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम कहा कि ये तुम्हारा मान लीजिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस में उसने कहा कि भाई जीएच एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, उसने कहा बढ़ाओ बढ़ाओ। जीएच किसी दशा में अधिक हो गया कहीं, तो वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा कि भैया दिस इज टू मच, ये अभी मत करिए नहीं तो हम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुरंत निगेटिव फीडबैक है, तो उसने कहा स्टॉप प्रोडक्शन या स्टॉप सेंडिंग इट, ये निगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर वो कहे, किसी प्रोसेस में वो कहना पड़ता ये भी कि नो, पॉजिटिव फीडबैक ये है कि वो उसको कहता है और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इंक्रीज इट इंक्रीज इट इंक्रीज इट। तो ये इंक्रीजिंग वाला जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है, और डिक्रीजिंग वाला जो है वो निगेटिव फीडबैक हो। किसी अगेंस्ट में जो कोई एक्शन ले लेता है निगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वो बढ़ाने वाला है। बस दिस इज द सिस्टम। तो ये जो है सबसे पहला सिस्टम है और पहला चैप्टर है, इसलिए जो है इसको बताने की जरूरत पड़ी कि भाई ये जरूर पढ़ा जाए। तो ये इस सिस्टम से ही हम लोग का किताब में लिखा हुआ है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? सर बहुत ही अच्छा आपने समझाया, लेकिन आज ना बहुत सारी चीजें मैं समझ रही हूँ और बहुत कुछ नहीं, क्योंकि इतना वीकनेस मुझे लग रहा है जो कहीं ना मैं ना आप बता रहे ना तो वो पार हो रहा है, मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, ले नहीं पा रही हूँ उसको मैं। ये वीडियो के लिए है, वीडियो तो माने आप मिलेगा ही, तो उसमें मालूम होगा, इसीलिए तो वीडियो। सर आपने जो बताया जो दाहिना हाथ का हमने जो ऐसे किया, तो ये दो उंगलियां हमारी मतलब लेफ्ट कर है, अगर लेफ्ट हैंड को किया तो देखिए हमारे बाय द वे हमारे पैर दो हैं, हाथ दो हैं, लेकिन हमारे हाथ ये वाले हाथ दो हैं, तो इसमें 4 उंगलियां हैं, 2 उंगली ये 2 उंगली ये।
इसलिए मैंने बताया हाँ। ये तो हमारी चार उंगली हो गई ना पैर की, जबकि पैर तो दो ही है। हाँ तो दो, इस उंगली में भी हाँ दोनों दो पैर हैं और इस उंगली में भी दो पैर हैं। तो हमको चाहिए कि जब अगर हम हाँ लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट पैर की, लेफ्ट हैंड की तरफ बात करें, और जब राइट की बात करें तो राइट अच्छा की बात करें। जो ऑर्गन ठीक है। हमारा शरीर में जिस साइड में है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम कहते हैं कि जी हमारा राइट लंग, तो राइट लंग हमारा राइट तरफ आएगा ना। तो अगर हमको केवल राइट हाँ लंग का इलाज करना हो तो हमको राइट लंग की तरफ हाँ जाना चाहिए ना। और जब हमको लेफ्ट लंग जी की लंग, भाई ऐसे हम जोड़ लें तो लेफ्ट वाला इधर होगा, राइट वाला इधर होगा। और जब हम कहें, मान लीजिए एग्जाम्पल और दे रहा हूं दूसरा, लीवर, लीवर हमेशा बॉडी के राइट साइड में होता है। तो जब लीवर का कोई ट्रीटमेंट करने का है तो आपको तुरंत राइट हैंड की तरफ जाना है, राइट है ना। क्योंकि लीवर तो आपको तय मालूम है ना कि वो बीच में नहीं है, वो तो राइट में है। तो इस राइट तरफ हो जाइए। इसी तरह स्प्लीन, स्प्लीन लेफ्ट में है, तो हमेशा स्प्लीन की कोई बात हो तो तुरंत आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट है हाँ अगर आपको स्टमक जी की कोई बात करे तो नॉर्मली स्टमक लेफ्ट में होता है, नॉर्मली हाँ थोड़ा सा। और हार्ट भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट में होता रहता है, है। लेकिन थोड़ा हाँ सा जो होता है, तो हार्ट का आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, तो इसलिए लेफ्ट अब एल आई बीच में होगी, एस आई बीच में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बीच में होगी, तो यहां नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस रूप में हमने जी बताया कि इसको कोशिश करनी चाहिए। इसको हम लोग बाद में वहां वहां जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको हम लोग कह रहे हैं, उनके लिए है ये कि वहां बोला जाता है प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस एंड सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस। संजय जी आप नोट कर लीजिए, दिस इज सेड टू बी प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस एंड सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस। प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस का मतलब हुआ कि जिस जगह पर है, जिस दिशा में है, जिस लेफ्ट में है, राइट में है, तो उसमें करिए। और सेकेंडरी माने जब उसमें ना कर पाए तो दूसरे में करिए, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी माने जैसे अच्छा सेकेंडरी होता है, तो पहला प्राइमरी माने अगर कोई मुझसे कहे कि हमको लीवर का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस बताइए, अब मैं और आगे जा रहा हूं छवि में, मैं दोबारा जा रहा हूं कि मैं कहूं कि मैं मुझे चाहिए लीवर का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, तो आप किस हाथ में देना चाहेंगे? राइट हैंड, राइट में राइट सर। में। लीवर का अगर हम Exactly. कहेंगे तो प्राइमरी राइट कर देंगे। हाँ अगर कोई कहे कि हमको सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस ऑफ लीवर, तो हमको लेफ्ट में करना है, तो लेफ्ट तब जस्ट हम उल्टा कर लेफ्ट कर देंगे। हाँ जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक बस ये है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का ये आता है, पूछे आगे आएगा भी धीरे धीरे, सब कंसेप्ट धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सब पूछे, सब जानिए, जानिए सब, भले उनको कम जानिए लेकिन जानिए जरूर, क्योंकि तभी तो जी सर। थेरेपी बढ़ेगी। जी और जी उसको सर, देखिए, थैंक यू सो मच। ये दार्शनिक विचार है, सब आप मनन करने चाहिए। तो एनीवे हम लोग जो है हाँ खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। हम लोग वीडियो आएगा तो उसको वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन माने ये आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और इंटरेक्शन करेंगे। अपने इस नॉलेज को किसी को डाइवर्ट करेंगे, किसी को देंगे, ट्रांसफर करेंगे। नहीं ट्रांसफर करेंगे तो जैसे उसी तरह ब्लैकिश, जैसे जल आप पानी रुक जाता है तो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, तो वैसे जी ब्लैक हो जाए। तो और संस्कृत में तमाम श्लोक हैं, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। जो पुस्तक में लिखी हुई विद्या, भाई वीडियो बना हुआ है, वीडियो आप वीडियो को सहेज के आप रख लिया, वीडियो को नहीं सुनेंगे तो वही जैसे किताब में कोई विद्या लिखी हो तो उसको अगर वो अलमारी बंद हो गई और एक बड़ी डबल ब्लॉक में आपने रखा हुआ है तो कोई फायदा नहीं। उसको बाहर निकालिए, टेबल पे लाइए, तभी तो आप पढ़ेंगे। वही मेरा कहना कि वीडियो को सुनिए, समझिए, ट्रांसफर करिए, दूसरे इंटरनेट करिए, शेयर करिए, सो दैट कि वो ज्ञान और दूसरों जाए तो कोई दूसरा पूछेगा तो आपको इंटरेक्शन से अधिक ज्ञान मिलेगा। तो तभी हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग
विराम लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू Thank सर, you so much, धन्यवाद sir. सर, शुभ रात्रि। Thank you. Thank you, sir. Thank you.